सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। पूर्वोत्तर में बाढ़, बारिश और भूस्खलन से हालात गंभीर। असम में बाढ़ की चपेट में 21 जिलों के करीब 9 लाख लोग, अब तक 6 की मौत। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश से जुड़ी घटनाओं में 2 लोगों की मौत। कई जगहों पर भूस्खलन से देश के बाकी हिस्सों से कटा सिक्किम का संपर्क। नेपाल में भी लगातार बारिश से 17 लोगों की मौत। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मंत्रिमंडल में फेरबदल। आज कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले विधायक समेत 4 नए मंत्री आज लेंगे शपथ। मुख्यमंत्री ने कहा, बीजेपी के होंगे सभी मंत्री। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 और 1 निर्दलीय समेत 4 मंत्रियों से मांगा इस्तीफा। राजकोषीय मजबूती के लक्ष्यों से समझौते किए बिना निवेश बढ़ाने की पूरी योजना। राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। कहा, देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सरकार का लक्ष्य वास्तविक योजना पर आधारित। भारत अमेरिका आपसी व्यापार चिंताएं दूर करने और आर्थिक संबंध मजबूत करने पर सहमत। दिल्ली में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच मुलाकात में कारोबारी रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाने पर हुई बातचीत। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी की मुलाकात। और विंबलडन महिला एकल के फाइनल में आज अमेरिका की सेरेना विलियम्स और रोमानिया के सिमोना हालेप के बीच होगा मुकाबला। मार्गरेट कोर्ट के 24 ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड की बराबरी करने के इरादे से उतरेंगी सेरेना विलियम्स। पुरुष एकल के फाइनल में रविवार को नोवाक जोकोविच और रॉजर फेडरर के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। सबसे पहले बात करेंगे मौसम से बिगड़े हालात की। देश के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। पूर्वोत्तर में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हालात बेहद खराब हैं। सिर्फ असम में बाढ़ की चपेट में 21 जिलों के करीब 9 लाख लोग हैं, जहां अब तक 6 की मौत हो चुकी है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी लगातार बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा है। असम समेत पड़ोसी राज्यों में लगातार हो रही बारिश के चलते राज्य में बाढ़ से हालात गंभीर हो गए हैं। असम में बाढ़ से 8,70,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के 21 जिले धेमाजी, लखीमपुर, बिस्वनाथ, शोणितपुर, दरंग, बाक्सा, बरपेटा, नलबाड़ी, चिरांग, बंगाईगांव, कोकराझार, ग्वालपाड़ा, मुरीगांव, हुजाई, नगांव, गोलाघाट, माजलूली, जोरहाट, शिवसागर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया प्रभावित हुए हैं। कई नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। 1,556 गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है और 27,864.16 हेक्टेयर में खड़ी फसल डूब गई है। लोगों को अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों और ऊंचाई वाले स्थानों पर शरण लेने को मजबूर होना पड़ा है। 68 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जबकि राहत सामग्रियों का वितरण करने के लिए कुल 7,643 केंद्र स्थापित किए गए हैं। 33 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ राहत और बचाव के कार्य में जुटी हुई है। लगातार भारी बारिश से मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश से जुड़ी घटनाओं में कुल मिलाकर 4 लोगों की मौत हुई है और मिजोरम में बाढ़ से हालत खराब है। मिजोरम के लुंगलेई जिले में करीब 400 घर पानी में डूबे हैं। बाढ़ पीड़ित गांव में 119 परिवारों को सुरक्षित निकाला गया है। राज्य में कई जगहों पर बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में मूसलाधार बारिश के बाद हुए भूस्खलन में ढही 4 दीवारी एक स्कूल के छात्रावास पर गिर गई, जिसकी वजह से 2 छात्राओं की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हुई हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों में 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है।
लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सिक्किम के कई जगहों पर भूस्खलन की घटना सामने आई है, जिसकी वजह से सिक्किम देश के बाकी हिस्सों से शुक्रवार को दूसरे दिन भी कटा रहा। मूसलाधार बारिश ने NH-31A को अवरुद्ध कर दिया है। जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के अधिकारियों ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सेती झोरा और काली झोरा के बीच 5 स्थानों पर पहाड़ियों के महत्वपूर्ण हिस्से ढह गए हैं, जिससे राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। उन्होंने कहा कि सिक्किम में राजमार्ग पर रांगपो और 32 नंबर के पास भूस्खलन हुआ है। वहीं पिछले 3 दिन से लगातार बारिश ने उत्तर बंगाल में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हो रहा है। न्यू जलपाईगुड़ी और अलीद्वारपुर में पैसेंजर ट्रेन सेवा भी रोक दी गई है। वहीं पूर्वोत्तर के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी कई इलाकों में बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा है। बिहार के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बाढ़ और वर्षा की स्थिति की समीक्षा भी की। मुजफ्फरपुर के कटरा, औराई और गायघाट में लोगों को बाढ़ से बचाव के लिए सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। बागमती की तेज धारा के कारण कटरा के एक पीपा पुल बह गया और 2 लाख लोगों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया। शिवहर जिले के पिपराही में बागमती नदी का पानी शिवहर मोतिहारी सड़क मार्ग से करीब 2.5 फुट ऊपर बह रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक बारिश से राहत के आसार नहीं हैं। वहीं उत्तराखंड में भूस्खलन से बंद बद्रीनाथ मार्ग के आज खुलने की उम्मीद है। भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ मार्ग कल बंद हो गया था। बद्रीनाथ मार्ग में भारी बारिश के चलते लामबगढ़ में सड़क पर मलबा आ गया था। सुरक्षा की दृष्टि से यात्रियों को बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर, गोविंद घाट और जोशीमठ में यात्रा पड़ाव में रोका गया है और सड़क बंद होने के चलते बद्रीनाथ में 1200 यात्री रुके हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से जुड़ी घटनाओं में बीते 4 दिन में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बारिश के कारण 133 मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं और महोबा, पीलीभीत, कानपुर देहात, सोनभद्र, हरदोई, कुशीनगर, प्रतापगढ़, सीतापुर, कन्नौज, बाराबंकी और जौनपुर में लोगों की जान गई है। वहीं पड़ोसी देश नेपाल में लगातार हो रही बारिश से 17 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग लापता हैं। बाढ़ और चट्टान खिसकने की घटनाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। नेपाल के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है, 7 लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव का काम जारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। नेपाल में बारिश 1-2 दिन और जारी रहेगी। विभिन्न नदियों और उनकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने की चेतावनी दी गई है। देश के निचले इलाके में जलभराव हो सकता है। नदियों के किनारे और आसपास रहने वाले लोगों से सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सरकारी कॉलोनियों में भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए देश भर में जल संरक्षण ढांचे निर्मित करेगा। CPWD के 165वें स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने ये बात कही। कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD के 165वें स्थापना दिवस के मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मेलन हुआ। इसमें केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि भविष्य में भारत में CPWD जैसी संस्थाओं की बेहद अहम भूमिका है। इंडिया ऑफ 2030 जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किक इन, 70% ऑफ दैट इंडिया हैज नॉट इवन बीन बिल्ट येट। तो इन दिस CPWD एंड ऑल द अदर agencies which are involved with the redevelopment and reconstruction of the country, I think have a very fundamental role to play. CPWD देश में सरकारी इमारतों का निर्माण करता है। आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि विभाग ने सरकार के 100 दिनों के एजेंडे के तहत 100 कॉलोनियों में जल संरक्षण ढांचा निर्मित करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही देश भर की सभी सरकारी कॉलोनियों में जल संचयन प्रणाली को विकसित किया जाएगा। जितनी हमारी सरकारी कॉलोनीज हैं, जितने हमारे सरकारी दफ्तर हैं, उन सब में वाटर कंजर्वेशन के स्ट्रक्चर्स,
उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स, इसको आप जल्द से जल्द पूरा करें। और मुझे इस बात का कोई भी शक नहीं कि आप पूरा नहीं करेंगे। हमने एक टारगेट रखा कि 100 दिन जब सरकार के पूरे हों तो कम से कम 100 कॉलोनी को हम कर सकें। इसका 100% आपका वाटर स्ट्रक्चर जो है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर और उसकी वाटर कंजर्वेशन के जो स्ट्रक्चर्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, वो सारी की सारी पूरी तरह से सही बना दी गई। देश में सरकारी इमारतों के आसपास जल संचयन प्रणाली विकसित करने के अपने लक्ष्य की मंत्रालय भी मॉनिटरिंग करेगा। CPWD 165 सालों से निर्माण का काम कर रहा है। देश की कई अहम इमारतों का निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने ही किया है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। बात गोवा की, जहां प्रमोद सावंत मंत्रिमंडल में आज फेरबदल होगा। कई नई मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 3 बजे राजभवन में होगा। सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार में शामिल होने वाले कांग्रेस के कुछ विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने GFP के 3 विधायकों, निर्दलीय विधायक से कैबिनेट से इस्तीफा देने को कहा है। बुधवार को कांग्रेस के 15 में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे। इनमें विपक्ष के नेता चंद्रकांत कावलेकर भी शामिल हैं। उधर कर्नाटक में राजनीतिक अस्थिरता के बीच कल राज्य विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने विधानसभा में स्पीकर से अपना बहुमत साबित करने के लिए वक्त मांगा है। उन्होंने कहा कि बहुमत साबित करने के लिए वो तैयार है। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस और JDS ने अपने अपने विधायकों को मौजूद रहने और वित्त विधेयक के पक्ष में मतदान करने के लिए व्हिप जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि अनुपस्थित रहने और मतदान नहीं करने वाले विधायकों पर दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान लागू होंगे। 16 विधायकों के इस्तीफे के चलते राज्य की गठबंधन सरकार संकट में है। 2 निर्दलीय विधायकों ने भी 13 महीने पुरानी HD कुमारस्वामी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के इस्तीफे की मांग की है। ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಸ್ವಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಮತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನನಗೊಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. Since we have to take the confidence with the House, we are moving. Chief Minister is moving vote of confidence after the date and day is fixed by the Speaker. मंगलवार क्या आता है नहीं आता है मालूम है, हमें तो मालूम नहीं। बाद में हम देखेंगे क्या होता है कि नहीं होता है। लेकिन हमें अतृप्त शासकों ने अभी इस्तीफा तो दे दिया है। ये सरकार अभी बहुमत नहीं है। हमारा डिमांड है और रेसिग्नेशन इमीडिएटली देना पड़ेगा। और उधर सुप्रीम कोर्ट में भी कल कर्नाटक के मामले पर अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंगलवार को अगली सुनवाई तक यथास्थिति बरकरार रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक संकट के सिलसिले में दाखिल 3 याचिकाओं पर शुक्रवार को एक साथ सुनवाई की। शीर्ष अदालत अब मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करेगी और अदालत के आदेश से साफ है कि विधानसभा स्पीकर ना तो बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेंगे और ना ही उन्हें अयोग्य करार दे पाएंगे। पहली याचिका 10 बागी विधायकों की ओर से, दूसरी कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष और तीसरी कांग्रेस की ओर से दायर की गई है। मैं समझता हूं कि हम सबको संतुलन रखना चाहिए। आज हम कोई वर्डिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, उच्चतम न्यायालय निर्णित करेगा, लेकिन ये वजनदार मुद्दे हैं और आज के तारीख में जितने भी आदेश कल दिए थे वो अभी ऑपरेटिव नहीं है स्पीकर के ऊपर। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी सरकार ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश विधानसभा में 2019-20 के लिए 2.27 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री बुगन्ना राजेंद्रनाथ द्वारा पेश बजट में अनुमान लगाया गया है कि चालू वित्त वर्ष में राज्य का राजस्व घाटा 1778.52 करोड़ रुपए और वित्तीय घाटा 35,260 करोड़ रुपए रहेगा। राज्य में लगातार बड़ा राजस्व घाटा चिंता का विषय है। बजट में किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है। सरकार YSR ऋतु भरोसा योजना के तहत हर एक किसान को लागत के लिए प्रतिवर्ष 12,500 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें बटाईदार किसान शामिल हैं। 2,000 करोड़ रुपए की आपदा राहत निधि उपलब्ध कराने को भी मंजूरी मिली है। साथ ही आर्थिक रूप से राज्य को मजबूत करने के उद्देश्य से 3,000 करोड़ रुपए स्थिरीकरण निधि उपलब्ध की जाएगी।
और उपराष्ट्रपति कर्नाटक के दौरे पर है, वो इस समय एक समारोह को संबोधित कर रहे हैं। ये आपको सीधा लिए चलते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको ये दिखाने की। ये फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आने वाले 5 साल में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आम बजट में सटीक उपाय सुझाए गए हैं। राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा के जवाब में उन्होंने कहा कि निवेश को बढ़ाने के लिए FDI मानदंडों को काफी उदार बनाया गया है। चर्चा के दौरान सांसदों की ओर से उठाए गए सवालों के जवाब दिए उन्होंने और कहा कि सरकार ने बीते 5 साल में कई ढांचागत सुधार किए हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था की तस्वीर को बदला है। राज्यसभा में शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर चर्चा का जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन के क्लब में रखने का लक्ष्य बिना योजना के नहीं है, बल्कि इसके लिए बजट में कई उपाय किए गए हैं। When we say that we have a vision for India, when we say that mid-course we want to ensure that we reach the target of the economy's size to reach $5 million level, trillion dollar level, it's not without a plan. And the plan is definitely, first of all, to increase investment which is coming into the country. And if we wanted to increase investment, what are the various steps we have taken in this budget, which are proposed, and those steps are taken into consideration because that will have directly an impact on the investment which can come into the country. And therefore, if that will promote the growth of the economy. What are the items that I want to mention before you is those, there is a list of it. Liberalization, further liberalization of FDI investment, that is foreign direct investment policy. Lowering of corporate tax to the level of 25% for those whose annual turnover limit is not just up to 250 crores, but we have increased it to about 400 crores. वित्त मंत्री ने कहा कि योजना के तहत किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। इसके लिए कमेटी बनाकर रणनीति के तहत काम भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने हर पहलू पर किसानों की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं। Now the budget, as I said, is an important milestone, particularly this year, because it is the second such a budget being presented post the implementation of the GST. So if GST was introduced on 1st July 2017, this budget is the second which is presented to this House, and the highlights of the budget estimates is something which I'd like to present before you. With a continued emphasis on empowering the states, the total resources transferred to the states, including the devolution of state share in taxes and releases under the centrally sponsored schemes in BE 2019-20 is estimated to be 13,29,428 crore. This entails an increase of 82,845 crores over the RE of 2018-19 and 2,44,298 crore more than the actuals for 2017-18. The next issue is of the budget 2019-20 reflects the government's firm commitment to substantially boost investment in agriculture, social sectors, particularly in education and health, keeping the fiscal deficit at 3.3% of the GDP as against 3.4% which was envisaged in the interim budget of 2019-20. वित्त मंत्री का कहना था कि बजट में निवेश बढ़ाने की पूरी योजना के साथ विकास की बड़ी तस्वीर पेश की गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राजकोषीय मजबूती के लक्ष्यों से कोई समझौता नहीं किया गया है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए FDI मानदंडों को और अधिक उदार बनाया गया है। 400 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर कम की गई है और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में अगले 10 वर्षों के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू इस वक्त कर्नाटक के दौरे पर हैं वो और इस समय एक समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं।
ఆ వారసత్వాన్ని మనం కాపాడుకోవాలా. తోటి వాళ్ళని కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకో. వి మస్ట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ who are there along with us. We must take care of society, the needy people. We must focus our attention on the depressed, suppressed, and oppressed people. जो अंतिम पंक्ति में बैठे उनका उत्थान पहले होना चाहिए. The people who are there in the last line, they should be taken care. This is the philosophy of India. So we must get ourselves ready to that. As stated earlier, the role of the teacher is crucial in building a literate, enlightened and human society. The teacher is the guru, mentor, guide, friend and philosopher of the student. In fact, the Guru Shishya Parampara of the ancient Gurukula system is encapsulated this philosophy. While technology has greatly enhanced teaching, learning process in today's world, it can never replace the Guru, who is an embodiment of knowledge and wisdom. I want to tell you one thing. Even after Google, even after the net, Guru has got its own importance, because the Google can never replace Guru. Even if there is something wrong with Google or net, you need a Guru to be called to repair that and put it in proper order. So Guru is very important. We should never forget Guru. I tell 5 things to children wherever I am going. As Vice President, I am addressing number of universities, colleges, institutes, IITs, IIITs, IIMs, whatnot. So I tell them 5 things. Remember, I want to tell my children here also. Remember 5 things in life. First, remember mother forever. Mother who has given you the beautiful birth. Mother includes father also. Woman, W-O, what is the spelling? M-A-N, man is there in woman also. Second is the native place, Janma Bhumi, native place. Should never forget your native place. When Dr. Senapati was mentioning about the 6th Regional Education Center to be opened next academic year, I was feeling very happy in my mind, in my heart. Why? The next center is going to be opened in my native place in Nellore. That's a good news for me. Though I know it earlier, I was instrumental in getting it approved initially, and even we laid foundation also. But the real permission has been given recently so that we can start that institute, like this institute. The South India, one part will be here, the other part will be there for the teacher training. So you should never forget your Janma Bhumi. Even if you want to go abroad after your education, some of you may be planning to go abroad. There is no need to go abroad nowadays, everything is here. But still you want to go, learn, yearn and return. Return to save your mother, serve your motherland. And the third thing is, which we will explain in the next meeting there, is mother tongue. The mother tongue, Matru Bhasha, Kannada, Tamil, Malayali, Telugu, Marathi, Assami, Punjabi, Bhojpuri, Dogri, Kashmiri, Urdu, whatever it is, should never forget your mother tongue. And fourth is motherland, the country which has given you this beautiful opportunity. India, Bharat, that is your motherland. You should never forget it. Irrespective of caste, creed, sex, religion and region, India is one nation, one people, one country. We should all feel proud that we are Indians. We may be different languages. We may have different dress. We may have to eat different foods. But we are one country. अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश विविधता में एकता भारत का विशेषता. That has to be remembered. And fifth one, as I explained, is Guru. So these 5 things important to be remembered forever. It should be noted that a teacher's role will never get diminished by technology. While technology can aid in faster acquisition of knowledge,
It is only through human touch that a change in the attitude of students for the larger good of the society can be brought about. The Gurukula system of education, the Guru Shishya Parampara, did provide for long, sustained and a healthy understanding between teacher and pupil. In Gurukula, the Guru should impart education but for the all-round development of children and graduate them only after ensuring that the learners have mastered the skills that were expected of them. That is how Dronacharya trained Arjuna to be an archer rather than a wrestler. After parents, teachers play the most important role in guiding peoples on the right path and inculcating values that will hold them in good stead all through their lives. As such, teachers not only need to update their skills and hone their abilities, but must also make classroom learning an interesting and enjoyable experience to the students. An important step in this direction would be to do away with the rote method of learning. I have been advocating the need for revamping the education system, including the school education content. Teaching and learning should not be mechanical, and there is a need for teachers to provide examples of real life situation to enable better understanding by the students. I am happy to note that in order to train the teachers at different levels, 31 institutes of advanced studies in education, IASEs, 104 colleges of teacher education, CTEs, and 571 district institutes of education and training were sanctioned under the centrally sponsored scheme of the Ministry of Human Resource Development. I am sure that the draft national education policy, which is being debated, will pave the way for a resurgent education system that contribution for the prosperity and well-being of all our people. In this context, it is very important to note that the quality of learning is determined primarily by the teacher's competence, skills, commitment, and motivation. The academic and professional standards of teachers constitute a critical component of essential learning conditions for achieving educational goals. कर्नाटक के दौरे पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मैसूर में राधा कृष्णन सभागार का शिलान्यास उन्होंने किया और यहां पर वो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।